अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज मैं आपको यूनिट नंबर 6 वेव्स की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा। एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जो है वो सेंड भी किए हैं, वो आप देख लीजिएगा, उनको भी सॉल्व कीजिएगा, उनसे भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इंशाल्लाह फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, डोंट वरी। अब ये देखें जी, हमारे पास वेव्स है और लास्ट टाइम जो मेरा आर्टिकल था डॉपलर इफेक्ट, उसमें एक छोटी सी माइनर सी गलती थी वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में, तो इसलिए उसको मैं दोबारा से जो है वो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। समटाइम्स हो जाता है ह्यूमन एरर, तो उसको जो है आप एक्सक्यूज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम जो है वो देख रहे हैं सबसे पहले ये परसेंटेज केसेस। तो ये देखो यार, हमारे पास हमने कहा था जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज भी होगी। अब सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी किन केसेस में इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी किन केसेस में डिक्रीज होगी। फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है केस। आपको केस का पता होना चाहिए कि हम किस केस की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ यहां नहीं, मैं ओवरऑल फिजिक्स की बात कर रहा हूं कि फिजिक्स इज अ केस स्टडी। हमने केस को अंडरस्टैंड करना होता है और फिर हमने जो है अपना नॉलेज अप्लाई करना होता है। अब ये देखो, इंक्रीज होगी केस नंबर 1 और केस नंबर 3 में। अब केस 1 क्या था कि जब ऑब्जर्वर मूव करता था टूवर्ड्स सोर्स, ठीक है। तो इसी तरह केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 वो केस है जिसमें सोर्स मूव करता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये है कि जब भी मोशन होगी टूवर्ड्स, जब भी सोर्स मूव करेगा या जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा, तो हमने कहा कि तब हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज। और वैसे भी हमें पता है, कॉमन सेंस की बात है कि जब भी ऑब्जर्वर ने सोर्स की तरफ जाना है या सोर्स ने ऑब्जर्वर की तरफ आना है तो फ्रीक्वेंसी में हमें पता है इजाफा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि केस 1 के अंदर आपने 1/n मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह जब सोर्स मूव करेगा तो 1/n-1 मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना है। जो n है ना, ये न्यूमेरिक डिजिट होगा आपके पास, वो आपको डिजिट दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको सैंपल क्वेश्चंस भी सोल्व करवाता हूँ। तो इन दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी किन केसेस में डिक्रीज होगी? तो हमने कहा जी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी है केस नंबर 2 में और केस नंबर 4 में। अब केस 2 क्या था? केस 2 ये था कि जब आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से अवे जाता है, तो वैसे भी हमें पता है कि इस केस में जो है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। इसी तरह केस नंबर 4, केस 4 में क्या था कि जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे मूव करे, रिसीड करे, तो हमें वैसे भी पता है कि जब सोर्स मूव अवे करेगा तो फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। तो यही वजह है कि हमने कहा कि इन दोनों केसेस में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब यहाँ जो शॉर्टकट लगाना है केस नंबर 2 में, सिंपल, जब आपके पास ऑब्जर्वर अवे मूव करेगा तो हमने कहा जी 1/n मल्टीप्लाई बाय 100%। अब जो आपके पास आएगा वो डिक्रीज आएगा। इसी तरह केस नंबर 4 कि जब सोर्स मूव अवे करेगा तो हमने कहा जी 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ भी आपके पास परसेंटेज डिक्रीज आएगी। अब इन चारों केसेस को दो सवालों से समझते हैं। ये देखिए, पहला सवाल ये है, एन ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसने मूव किया? ऑब्जर्वर ने। किसकी तरफ? सोर्स की तरफ, विद स्पीड 1/5। अब ये है इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, ये आपने n इस्तेमाल करना है। ये है इंपॉर्टेंट बात कि जो आपको नंबर डिनोमिनेटर में दिया जाएगा n की जगह वो पुट करना है आप, ठीक है। ठीक है जी। 1/5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड विल हियर डैश परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा जी देखें, अब ये पहले वाला केस है तो शॉर्टकट क्या है? 1/n मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यही मैंने अप्लाई किया। अब देखें जी, मैंने कहा जी यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 5। सो आपने सॉल्व किया तो आपके पास 20% ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अब उसको सुनाई देगी। समझ आई बात? मिसाल के तौर पर अगर जो है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो अब उसको 120 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सिमिलरली फॉर मूविंग अवे, अगर वो उससे अवे जा रहा है तो केस नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा जी मूविंग अवे के लिए भी सेम यही हमारे पास फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे अब हम परसेंटेज इंक्रीज नहीं परसेंटेज डिक्रीज की बात करेंगे। तो अब वो अवे जाएगा तो वो ही फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, तो हमने कहा जी अब 20% क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अब चीज समझनी है कि बिलफर्ज अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी तो अब 20% डिक्रीज का मतलब है कि अब अगले को 80 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। इसको रोक दो,
लेक्चर रोक दो, नहीं लेक्चर रोक दो। स्टूडेंट, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके पास किस तरह से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होगी जब आपके पास ऑब्जर्वर मूव करेगा। तो जब ऑब्जर्वर ने टुवर्ड्स मूव किया तो आपने देखा कि 20% ग्रेटर है, और जब ऑब्जर्वर ने उससे अवे मूव किया तो आपने देखा कि वो उसमें डिक्रीज आ गई। अब सेम हम एक और सवाल करते हैं, इसके अंदर सोर्स मूव करेगा। तो हमने कहा अ सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद 1/4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो अब देखें 1/4, तो हमें पता है कि n की जगह 1/4 आ जाएगा। अब किसने मूव किया है? सोर्स ने। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या है? थर्ड केस के लिए हमने कहा जी थर्ड केस के लिए ये हमारे पास 1/n मल्टीप्लाई बाय 100% जो है 1/1 n-1 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमने इसको सॉल्व किया, पुट की वैल्यूज, तो देखें जी हमारे पास अब 33% इंक्रीज है। तो जब आपके पास जो है सोर्स मूव करेगा तो केस 3, तो केस 3 का फॉर्मूला है 1/n-1। तो हमने कहा कि n की वैल्यू 4 है तो 4-1, तो हमने सॉल्व किया तो 33% रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है जी फॉर मूविंग अवे। इसी सवाल को आप मूविंग अवे कर लो। तो हमने कहा जी देखें मूविंग अवे के लिए फोर्थ केस बन जाएगा, वहां पे क्या होगा आपके पास 1/n+1। तो आपके पास n की वैल्यू 4 है, 4+1 किया तो 5 आ गया, सॉल्व किया, हमने कहा जी अब 20% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये था जी आपके पास फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। मैं उम्मीद करूंगा कि अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और जो मैंने माइनर मिस्टेक की थी पिछले लेक्चर में वो अब आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी कुछ आगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस है। कुछ एमसीक्यूज आपको स्टेशनरी वेव से दिए हुए हैं, कुछ जो है वो डॉपलर इफेक्ट से। तो अब ये सवाल देखिएगा, कोशिश करनी है कि आप ये सवाल खुद हल करें। ठीक है, 2 waves are approaching each other with velocity 20 मीटर पर सेकंड। देखें जी यहाँ पर वेलोसिटी दे दी गई 20 एंड फ्रीक्वेंसी f। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी की f वैल्यू है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड इज, ये है इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड निकालना है। इसका मतलब है कंसेक्टिव नोड का कितना डिस्टेंस होता है? λ/2। हमने λ/2 की वैल्यू निकालनी है। हमें वेलोसिटी दी हुई है, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी का सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। v = f लैम्डा होता है और λ = v/f होता है। अब आपको उसने जो है पहले हम लैम्डा निकाल लेते हैं। तो हाँ जी क्या वैल्यू है जी v की 20 और f की वैल्यू सिंपल f। अब हमने क्या निकालना है? हमने लैम्डा नहीं निकालना, हमने λ/2 निकालना है। तो हमने कहा जी हम इसको ये भी कह सकते हैं लैम्डा डैश क्या है, वो आपके पास λ/2 है। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है? 20/f। तो पुट कर दो, हमने कहा जी 20/f और साथ 2 जो है कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 10/f। तो देखें जनाब यहाँ पे कौन सा आंसर बन रहा है? 10/f। तो हमने कहा जी जो बीटा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि बच्चा यहाँ पे गलती क्या करेगा, वो सिर्फ लैम्डा निकाल देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसने कहा जी डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड्स, तो वो λ/2 होता है। इसलिए पहले हमने लैम्डा सॉल्व किया और फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। अगला सवाल देखें जी, A 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स। ये 1 सेंटीमीटर उसने उसकी लेंथ दे दी आपको। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ आ गई। वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जी 256 हर्ट्ज। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड टू 1/4 सेंटीमीटर, के लेंथ 4 गुना कम की गई, तो कहता है जी कीपिंग द टेंशन अनअल्टर्ड द न्यू फ्रीक्वेंसी। आपने बतानी है कि न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो भाई ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला है। उसने कहा जी कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इन पे डिपेंडेंस नहीं है। तो फोर्स का लेंथ के साथ देखें क्या रिलेशन है, फोर्स का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर लेंथ 4 गुना कम होगी तो फ्रीक्वेंसी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो सिंपल आप देख लें जी 256 है, तो आपने कहा जी कि अब नई जो फ्रीक्वेंसी होगी f डैश वो होगी 4 टाइम्स f। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है 256 है। तो सॉल्व कर लें जी, आपके पास f डैश 6 4 24, 2 कैरी 4 5 20, 20 और 2 22, 2 आ जाएगा, 4 2 8 और 2 10, तो 1024। ये देखें जी डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, इसका आंसर ये बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, इफ यू सेट अप द 7th हार्मोनिक ऑन द। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है जी कि इफ यू सेट अप द 7th हार्मोनिक। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 7th हार्मोनिक है। ठीक है जी, ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। बोथ एंड मींस
कि ये स्ट्रेस स्ट्रिंग की बात हो रही है। हाउ मेनी नोड्स, अब हमने बताना है कि नोड्स और एंटी नोड्स जो है वो कितनी होंगी सेटअप। अब आप मेरा लेक्चर जो है उसको अगर आपने सुना होगा गौर से, तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग में क्या होता है कि जो आपके पास हार्मोनिक होगा उसके अंदर उतने ही एंटी नोड्स होंगे, जबकि नोड एक ज्यादा होगा। तो हमने कहा जी यहां पर जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं, चूंकि 7th हार्मोनिक है तो एंटी नोड 7 ही होंगे, जबकि जो नोड्स हैं वो क्या होगा, एंटी नोड +1। तो एंटी नोड यहां पे कितने हैं, 7, तो 7 + 1 8। तो हमने कहा जी 7 एंटी नोड हैं और 8 नोड हैं। अब आप देखें जी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी नोड्स, मतलब पहले नोड्स आएंगे और फिर एंटी नोड। यहां पे गलती नहीं करनी, उसने पहले नोड्स है तो पहले आपने नोड्स का देखना है। तो नोड्स हैं 8 और एंटी नोड हैं 7। तो देखें कौन सी ऑप्शन आपके पास बन रही है, नोड्स हैं जी आपके पास 8 और ये हैं 7। तो देखें जी अल्फा ही जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है कि आपके पास 8 नोड्स हैं और 7 एंटी नोड्स हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए जी इसके ऊपर, जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, अ क्लोज्ड पाइप एंड ओपन पाइप। अच्छा जी इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, क्लोज्ड पाइप तो फौरन क्लोज्ड पाइप का फार्मूला आना चाहिए माइंड में, एंड ओपन पाइप का फार्मूला आ गया जी माइंड के अंदर। हैव देयर फर्स्ट ओवरटोन। अब मैंने क्या कहा था कि पहला ओवरटोन हमेशा क्या होगा, सेकंड हार्मोनिक होगा, चाहे ओपन पाइप हो चाहे क्लोज्ड पाइप हो, ठीक है। आइडेंटिकल इन फ्रीक्वेंसी, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है, तो उसने कहा जी कि देयर लेंथ आर इन द रेशियो, हमने उनकी लेंथ बतानी। अब देखो भाई जो आपके पास क्लोज्ड पाइप है, पहले क्लोज्ड पाइप है तो देखें मैंने पहले क्लोज्ड पाइप लिखा, तो इसका सेकंड हार्मोनिक F3 होता है जो कि 3V/4L1। क्योंकि यहाँ पे उसने कहा लेंथ की रेशियो, तो आपने लेंथ को डिफरेंट लेना है। अगर आप यहाँ पे L1 L2 नहीं लोगे तो आप ये सवाल हल नहीं कर सकोगे, ठीक हो गया। तो लेंथ डिफरेंट होगी। F3 आ गया जी क्लोज्ड पाइप में, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है इसका, इसलिए मैंने F3 लिया। एंड ओपन पाइप, ठीक है जी, ओपन पाइप का हमें पता है जी जो फर्स्ट ओवरटोन है वो सेकंड हार्मोनिक, तो ओपन पाइप का जो सेकंड आपके पास हार्मोनिक है उसकी वैल्यू ये होती है। उसने कहा जी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब F3 = F2 हो गया है। अब पुट कर दो वैल्यूज, 3V/4L1 = 2V/2L2। हाँ भी V से V कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी L1/L2, क्योंकि क्लोज पाइप की L1 है, तो हमने कहा जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, L1/L2 कर लें, लेंथ की रेशियो। तो अब देखें जी यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा, ये V कटेगा, ठीक है जी। तो L1 इधर चला गया, पीछे क्या बच गया जी आपके पास 3/4। तो हमने कहा जी हमारे पास जो आंसर होगा वो 3/4 होगा। अब देखें यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है, तो हमने कहा जो चार्ली ऑप्शन है ये इसकी राइट ऑप्शन होगी, ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह के सवाल करने हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखना है, मुश्किल नहीं है। बस सिंपल ये बात याद रखनी है कि यार जो आपके पास ओवरटोन होता है दर हकीकत वो क्या है, वो फर्स्ट हार्मोनिक, जो आपके पास जो फर्स्ट ओवरटोन है वो दर हकीकत वो सेकंड हार्मोनिक होता है। अगर वो कहे सेकंड ओवरटोन, अब ये भी सुन लो, अगर वो कहे सेकंड ओवरटोन तो सेकंड ओवरटोन क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, ठीक है। ये बात अंडरस्टैंड कर लो। अब उसके बाद ये अगला सवाल देखें जी, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड प्रोड्यूस अ फंडामेंटल नोट ऑफ 412 हर्ट्ज। ओके जी, पाइप क्लोज्ड है, पहली इंपॉर्टेंट बात जी, क्लोज पाइप आ गया, ठीक है जी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 412, मतलब ये F की वैल्यू आ गई। इट इज कट इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा जी, अब आपने उसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर दिया है, ठीक है। द फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस्ड बाय 2 पीसेस आर। अब यहां पे थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन सेंस इन अ सेंस किस तरह से कि ये देखो यार, ये तुम्हारे पास एक क्लोज पाइप था, ऐसे करके यहां बना, ठीक है जी। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 412 है, इसकी जो भी लेंथ। जब आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे, ये देखो, जब 2 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो एक पार्ट तो आ गया ये, जिसकी लेंथ L/2 हो जाएगी, और दूसरा पार्ट आ गया ये, इसकी लेंथ भी L/2। अब गौर से देखो कि एक पाइप हो गया ओपन और एक पाइप हो गया क्लोज। ये है जी इसके अंदर ट्रिक पॉइंट। इसको समझना है कि जब आप एक क्लोज पाइप को कट करोगे तो अब वो जो क्लोज पाइप है उसका एक पार्ट ओपन पाइप बन जाएगा, एक पार्ट क्लोज पाइप रहेगा, दोनों की लेंथ L/2। तो यही वजह है, ये देखें मैंने यहां पर फॉर्मूले इस्तेमाल किए कि
F1 कौन सा मैंने लिया, वो मैंने लिया जनाब साहब आपके सामने, ये देखें 4l/2 है, तो वो मैंने क्लोज ले लिया, तो ये आपके सामने आ गया। इस तरह आपके पास जो F2 है वो आ गया जी V/2l। अब ये जो 2l है ये शो कर रहा है कि ये ओपन पाइप है और जो F1 है ये क्लोज्ड पाइप। तो अब आप क्या करें, अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, तो आप देखें जी आपका आंसर क्या बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा जी 824, ठीक है। क्यों? क्योंकि V ओवर आपके पास जो 4l है उसका आंसर 412 है। ये याद रखना कि जो V ओवर 4l है उसका आंसर कितना था 412, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 824 बनेगा। इसी तरह V/2l/2, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि अगर उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 412 है क्लोज्ड की, तो फिर ओपन की कितनी होगी, हमने कहा जी उससे डबल होगी। उससे डबल कितनी होगी, हमने कहा जी वो बन जाएगी 824, ठीक है। तो अब 824 को आपने, ये 2 इसके लिए ऊपर चला गया, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये 14, ये 1648 बनेगा। तो देखो डेल्टा जो ऑप्शन है ये तुम्हारे पास राइट ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आपके पास इस तरह का पाइप हो, कट करें। अब देखो यहां पे आपके पास क्या है, आपने यहां पे ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया है कि जो आपके पास क्लोज्ड पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, वो 1/2 टाइम कम होती है एज कंपेयर टू ओपन। तो यही वजह है कि अगर इसके अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 412 हर्ट्ज है तो इसके अंदर ओपन की क्या होगी, उसका डबल होगी। तो ये मैंने इसके अंदर कंसेप्ट इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया है। इस सवाल को देख लें। अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, अ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, विद अ स्पीड इक्वल टू v/2। ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात है जी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे स्पेशल केसेस, तो उन केसेस में से ये केस है। द सोर्स इज इमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ f, ठीक है जी। f फ्रीक्वेंसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। कहता जी अब आपने बताना जी कि ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो भाई आपके पास फार्मूला है v + u0 डिवाइडेड बाय v - us इंटू f। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3f। तो ये आप पे मैं इसका सोल्यूशन छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करना है, मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर कैसे आना है, ठीक है। अब लास्ट पे आ जाए, अ कार साउंडिंग अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 1000 हर्ट्ज, f की वैल्यू, पासिस एन ऑब्जर्वर। अच्छा जी, अब यहां पे कौन सा केस है, यहां पे केस है क्रॉसिंग वाला। कौन क्रॉस कर रहा है, आपके पास एक सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रहा है, तो ये केस है। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ हॉर्न इमिटेड noted by observer before and after passing of car is 11/9। 11/9 मतलब क्या है, by observer before and after, के जब वो उसको क्रॉस नहीं करता तब उसकी 11 है बिल फर्स्ट, और जब वो क्रॉस करता है तब 9, तो 11/9 उसने कह दिया 11/9। इफ द स्पीड ऑफ कार इज v, स्पीड ऑफ साउंड इज v, सॉरी, द स्पीड ऑफ कार बताए। तो हमने कहा जी देखें बिफोर एंड आफ्टर की मैंने आपको बताई थी, मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने है, रेशियो उसने 11/9 दी हुई है, v आपको पता है स्पीड है, vc की वैल्यू आपने निकालनी है, तो सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको आप सोल्व करो, तो आपके पास जो है इसका आंसर आएगा v/10। तो अल्फा जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ये आपने इसको एक दफा सोल्व करके देख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है कुछ प्रीवियस कंसेप्ट को डिस्कस किया, कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस को डिस्कस किया, कुछ चीज़ों को मैंने आपको समझाया है, रिवाइज करवाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।